अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर में निवेश किया है जिसके अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है या शेयर डिलिस्ट हो गया है और आपका पैसा वहां फंस गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं वो सारी बातों के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जानकारी बताने वाला हूँ कि आगे आपको कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करना होता है ताकि आपका फंसा हुआ पैसा वहां से मिल सकता है, और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें निवेशकों का पैसा फंस जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पिछले कुछ वीडियोस पे जिस पे मैं डीलिस्टिंग सस्पेंशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं उस पर कमेंट्स आए, और कमेंट्स के माध्यम से निवेशकों के यही सवाल थे कि हमारा पैसा इस कंपनी में फंस गया है और हम अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं, ये कंपनी वापस से कब लिस्ट हो सकती है, क्या 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 कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, और साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या दोबारा से कंपनी के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, और अगर हमारा पैसा फंसा है तो उस पैसे को हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये सारी बातों के ऊपर मैं आपको ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको हर सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपके साथ भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, और जो लोग मार्केट में पेनी स्टॉक या इस प्रकार की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें समझना चाहिए या पता होनी चाहिए, उन सारी बातों की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक विज, जहां पे आपको रियलिटी चेक के आधार पर पूरा अपडेट बताया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी को दूर करता हूं कि ट्रेडिंग सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पैसा खत्म हो गया, और डीलिस्टिंग होने का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा हमेशा के लिए डूब जाना, ये भी नहीं होता है। लेकिन आपके पास में जो शेयर है उन्हें बेचने का तरीका बदल जाता है। आगे क्या होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि कंपनी सस्पेंड क्यों हुई है और कंपनी डिलिस्ट क्यों हुई है, ये उसके कारण के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ एक बातें हैं जिनके अर्थ हमें यहाँ पे समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि लिस्टेड कंपनियां क्या होती है ये जानना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जिन कंपनियों के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीदे बेचे जा रहे हैं वो कंपनियां लिस्टेड कंपनियां कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान सकते हैं रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये कंपनियां लिस्टेड कंपनियां कहलाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि ट्रेडिंग सस्पेंशन क्या होता है। तो ट्रेडिंग सस्पेंशन का मतलब यह होता है कि स्टॉक एक्सचेंज किसी शेयर में कुछ समय के लिए खरीदी बिक्री पर रोक लगा देता है, तो इसे ट्रेडिंग सस्पेंशन कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि शेयर आपके डीमैट अकाउंट में तो रहेंगे लेकिन ट्रेडिंग नहीं होंगी। कहने का मतलब आप उस शेयर को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। अब एक बात यह आती है कि ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों होती है, इसका क्या कारण है। तो इसके कुछ कारण हैं जो कारण आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जानिए कि कंपनी अपने रिजल्ट जमा नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट जमा करना होता है स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के पास में। क्वार्टरली रिपोर्ट कंपनी समय पे नहीं दे पा रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंपनी उल्लंघन कर रही है, सेबी की अगर किसी कंपनी के ऊपर जांच चल रही है तो यहाँ पे भी सस्पेंशन हो सकता है। फ्रॉड का शक अगर लग रहा है तो इस कंडीशन में कंपनी सस्पेंड हो सकती है। लिस्टिंग नियम का कंपनी पालन नहीं कर रही है, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस अगर कंपनी के ऊपर चल रही है, मर्जर डीमर्जर की प्रोसेस अगर कंपनी के ऊपर चल रही है, और साथ ही इन्वेस्टर के हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन में कंपनियां स्टॉक मार्केट से सस्पेंड या डिलिस्ट हो सकती है। अब मैं आपको बात बता दूं, जो निवेशक ये जानना चाहते हैं कि सस्पेंशन कितने दिनों के लिए होता है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। हो सकता है कि ट्रेडिंग सस्पेंशन 1 या 2 दिन के लिए भी हो सकती है, 10 दिनों के लिए भी हो सकती है, 1 महीने 3 महीने के लिए भी हो सकती है, 1 साल के लिए भी हो सकती है, या तो हो सकता है कि कई सालों का समय भी यहाँ पे लग सकता है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि कंपनी ने अपनी कमियों को कितने समय में दूर कर लिया है। अगर कम समय में दूर कर दिया है तो जल्दी से वो वापस में मार्केट में आ सकती है, और अगर कमियों को दूर ही नहीं कर पा रही है तो ये कंपनी वापस से लिस्ट नहीं हो पाएंगी। अब एक बात ये आती है, क्या सस्पेंशन के बाद ट्रेडिंग वापस शुरू हो सकती है, ये बात आपको जानना चाहिए, और यही सवाल काफ़ी इन्वेस्टरों ने पूछे थे। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, अगर कंपनी सभी नियमों का पालन कर लेती है और एक्सचेंज इस नियमों से संतुष्ट हो जाता है तो ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितने समय में अपनी कमियों को पूरा कर लेती है और एक्सचेंज को संतुष्ट कर देती है। जितनी जल्दी वो एक्सचेंज को संतुष्ट कर देंगी उतनी जल्दी ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, और जितना समय लगाएंगी उतना देरी से वो
वापिस से मार्केट में उसके अंदर ट्रेडिंग हो पाएंगी। अब एक बात ये आती है कि किस केस में डीलिस्टिंग होती है और डीलिस्टिंग क्या होती है। अब ये डीलिस्टिंग भी अलग अलग होता है। सस्पेंशन से अलग डीलिस्टिंग का मतलब होता है जब किसी कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज से पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो इसे डीलिस्टिंग कहते हैं। अब उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होंगे, यानी कि पूरी तरह से वो शेयर एक्सचेंज से हटा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे डीलिस्टिंग दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है वॉलंटरी डीलिस्टिंग, ऐसे में कंपनी स्वयं को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करना चाहती है, यानी मार्केट से यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ना चाहती है। अब इसके कारण कुछ हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना चाहती है, प्रमोटर पूरा ओनरशिप अपने पास में रखना चाहते हैं, या कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है। ऐसे मामले में आमतौर पर सार्वजनिक शेयरों को एग्जिट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरी बात आप यहाँ पे समझिए कि कंपल्सरी डीलिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को जबरन बाहर कर देता है। इसका कारण क्या होता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड किया गया हो, लंबे समय तक के नियमों का उल्लंघन किया गया हो, लिस्टिंग नियमों का पालन नहीं किया गया हो और गंभीर नॉन कंप्लायंस इशू कंपनी के ऊपर चल रहे हो, तो इस केस में कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है। यह निवेशकों के लिए अधिक जोखिम वाला मामला होता है। तो इस कंडीशन में कंपनी को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाता है। अब एक नाम यहाँ पे आया था रीलिस्टिंग का, कि रीलिस्टिंग कब होती है और किस केस में हो सकती है। तो मैं बता दूं कि यदि कोई डीलिस्टेड कंपनी भविष्य में सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करके फिर से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो जाती है तो इसे रीलिस्टिंग कहते हैं। लेकिन हर डीलिस्टेड कंपनी रीलिस्टेड नहीं होती है। और एक बात ये भी आती है कि कई कंपनियां तो कभी मार्केट में वापस नहीं आ पाती है। और रीलिस्टिंग तभी संभव है जब कंपनी नियामकी और एक्सचेंज की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। अगर नियामकी और आवश्यकताओं को पूरा कर देती है तो वापस से मार्केट में आ सकती है, लेकिन ये केस काफ़ी कम होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए आपके पास में 1000 शेयर थे और ट्रेडिंग उन शेयर के अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई, तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर गायब नहीं होंगे। आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर देखने को मिलेंगे और दिखाई देंगे, लेकिन आप उन्हें एक्सचेंज पे बेच नहीं पाएंगे। अब एक बात ये भी आती है, क्या ऐसे में पैसा वापस निकल सकता है? तो ऐसे में पैसा निकलने की स्थिति अलग अलग हो सकती है। पहली स्थिति तो ये आती है कि कंपनी फिर से लिस्टेड हो जाए। अगर कंपनी वापस से लिस्टेड हो जाती है तो आप अपने शेयर को बेच के पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वॉलंटरी डिलिस्टिंग, अगर प्रमोटर एग्जिट ऑफर देते हैं तब प्रमोटर और कंपनी एक कीमत तय करती है, उस तय कीमत पे आप अपने शेयर कंपनी को दे देते हैं, यानी कि बेच देते हैं, तो आपको वहाँ से पैसा मिल सकता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि अनलिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी डिलिस्टेड हो गई है तो उसके शेयर अनलिस्टेड हो जाते हैं, और अनलिस्टेड के मामले में फिर ऑफ मार्केट में आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अनलिस्टेड शेयर मार्केट में आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू हो जाता है, और ऐसे में जो इसकी प्रक्रिया है वो सामान्य एक्सचेंज ट्रेडिंग की से कुछ अलग होती है। तो ऐसे में यहाँ पर शेयर को बेच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और चौथी स्थिति जो है वो काफ़ी जटिल और काफ़ी कठिन हो जाती है। ऐसे में होती है यहाँ पे कंप्लायंस लिक्विडेशन की कंपनी स्थिति। यदि कंपनी दिवालिया होकर परिसमन यानी लिक्विडेशन प्रोसेस में पहुंच जाती है तो संपत्तियां बेचकर भुगतान एक कानूनी प्राथमिकता के आधार पर होता है, और यहाँ पे एक क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार यहाँ पे भुगतान किया जाता है। और ऐसे में जो सामान्य शेयर धारक होते हैं उनका नंबर सबसे अंत में आता है, और इसीलिए कई मामलों में तो बहुत कम ही ऐसा होता है जो शेयर धारकों को पैसा मिल पाता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर ही डेट इतना होता है, कर्जा इतना होता है कि जो पैसा आता है वो बैंकों के पास पहुंच पाता है, क्योंकि बैंक लोन देती है और लोन चुकाने में ही वो पैसा लग जाता है। अब मैंने आपको बताया था वीडियो में एग्जिट ऑफर कि एग्जिट ऑफर क्या होता है, ये बात खास करके आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए। अब ऐसे में वॉलंटरी डिलिस्टिंग होती है तो प्रमोटर सार्वजनिक शेयर धारकों से उनके शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखता है। यदि आप प्रस्ताव स्वीकारते हैं तो आपके शेयर के बदले में आपको कंपनी पैसे दे देती है। यह प्रक्रिया सेबी के नियमों के अनुसार होती है। अगर आप
कंपनी को शेयर नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपके साथ में वो आपके पास में वो शेयर रह जाते हैं। फिर इसके लिए अलग प्रोसेस होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि रिवर्स बुक बिल्डिंग क्या होती है। तो रिवर्स बुक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक शेयरधारक बताते हैं कि वे किस कीमत पे अपने शेयर बेचना चाहते हैं। इन बोलियों के आधार पर एक अंतिम एग्जिट प्राइस तय किया जाता है, और यदि प्रमोटर उसे स्वीकार करते हैं तो नियामकीय शर्त पूरा होते ही उस कीमत पर शेयर खरीदे जाते हैं कंपनी के द्वारा, और आप वहां पे अपने शेयर को बेच सकते हैं। अगर एग्जिट ऑफर मिस हो जाता है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, कुछ मामलों में नियम के अनुसार और उसके बाद में भी एक सीमित अवधि का समय दिया जाता है। उस अवधि तक के आपको एक अधिकार होता है, उस अधिकार तक के आप अपने शेयर को कंपनी को दे सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। लेकिन यह हर मामले में समान नहीं होता, इसलिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। उस घोषणा के आधार पर ही आपको सेबी स्टॉक एक्सचेंज के दस्तावेज को देखकर अपने शेयरों को आपको बेचना चाहिए या एग्जिट ऑफर में आपको देना चाहिए। अब एक बात ये भी आती है कि अगर कंपनी में फ्रॉड निकले तो क्या सिचुएशन बनती है। आप ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी कि आरटीए से आप संपर्क कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर ग्रेवियस सुविधा का आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। सेबी के स्कोर प्लेटफॉर्म पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही आवश्यकता होने पर आप ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्यूशन या अन्य उपलब्ध निवेशक शिकायत तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी गलती है जो काफ़ी निवेशक करते हैं, और ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। अब गलती ऐसी होती है कि कुछ लोग पेनी स्टॉक को देख के निवेश कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी के कंप्लायंस स्टेटस को देखना जरूरी नहीं समझते हैं और निवेश कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सचेंज नोटिस को नहीं पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एएसएम, जीएसएम, ईएसएम जैसी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसा है कि सस्ता है चलो खरीद लेते हैं, क्या है 2-4 हज़ार शेयर खरीद के रख लेते हैं, तो ऐसे लोग मार्केट में अपने पैसे को रिस्क में डाल देते हैं। अब निवेशकों के लिए कुछ गोल्डन रूल्स है जो मैंने बनाए हैं, इन नियमों को आपको पालन करना चाहिए, और चाहो तो आप अपनी कॉपी में ये नियमों को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि केवल सेबी नियमित एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों में ही आपको निवेश करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट और कंप्लायंस को आपको नियमित रूप से देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एनएसई और बीएसई पर कंपनी के नोटिस आते हैं, उन नोटिस को आपको पढ़ने की आदत डालना चाहिए। चौथे नंबर पर देखना चाहिए कि सस्पेंडेड या डिलिस्टेड कंपनी में निवेश करने से पहले कारण आपको समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, किस कारण के लिए कंपनी डिलिस्ट या सस्पेंड हुई है। अब 5वें नंबर पर देखना चाहिए कि केवल सोशल मीडिया की सलाह पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, उस रिसर्च के आधार पर आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग सस्पेंशन अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है, और लंबे समय तक चलने वाली यह प्रक्रिया भी हो सकती है। डिलिस्टिंग का मतलब यह नहीं कि शेयर तुरंत बेकार हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हो जाता है। लिक्विडिटी का इशू के कारण आप इस शेयर को से बाहर निकलने का तरीका जो है वो थोड़ा बदल जाता है। यदि डिलिस्टिंग स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंटरिटी है तो आपको कंपनी के माध्यम से शेयर को एग्जिट करने का यानी कि कंपनी को शेयर देने का मौका दिया जाता है और आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि कंपनी पर गंभीर नियमों का उल्लंघन के आरोप लगे हुए हैं या वित्तीय संकट के कारण कंपनी बहाल हुई है तो यहाँ पे जोखिम बढ़ जाता है, और इस प्रकार की कंपनियां मार्केट में वापस से लिस्टिंग होने की इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल या कठिन या थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए निवेश करने से पहले आपको कंपनी की गुणवत्ता और कंप्लायंस और एक्सचेंज की घोषणाओं की जांच करना आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान देते हैं, इन बातों को आप समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो आप मार्केट में इस प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ इस प्रकार की समस्या ना हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम से का सामना आपको ना करना पड़े, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का ऐसे एजुकेशनल नॉलेज आपको मिल सके और आप मार्केट में लॉस करने या नुकसान करने से बच सके। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के ऊपर जरूर रिप्लाई दूंगा, और ऐसा लगता है कि आपका कमेंट वैल्यूएबल है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी मुहैया कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त इस प्रकार की
प्रॉब्लम में फंसने से बचे और आपके साथ जो घटना घटी है भविष्य में आपके दोस्त के साथ इस प्रकार की समस्या ना हो। तो इस प्रकार की समस्या से वो बचे और इस प्रकार की जानकारी को ध्यान में रख के ही मार्केट में ट्रेड करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टॉक विज के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, जय हिंद।